आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करने वाले हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और न्यू फंड ऑफरिंग में इन्वेस्टमेंट की। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में आपने आईपीओ का जिक्र जरूर सुना होगा। तमाम कंपनियां अपने आईपीओस को टाइम टू टाइम लॉन्च करती हैं और लोग उसमें मुनाफे के लिए पैसे लगाते हैं। आपके लिए आईपीओ पैसा लगाने का नया एवेन्यू है और एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर भी इन्वेस्टमेंट के लिए इसी तरह का ऑप्शन है जो आमतौर पर म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या है आईपीओ और एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के फायदे, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रकाश चंद्रा जी, फोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर फाइनेंस डॉक्टर प्रतिभा वासन, और साथ ही हैं आईआईएफटी में डायरेक्टर, डीन और हेड प्रोफेसर सत्येंद्र भाटिया। हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हम शुरुआत मैम से ही करेंगे। मिस भाटिया, आजकल आईपीओ की भरमार है, एक के बाद एक आईपीओ आते रहते हैं और इन्वेस्टर्स को लगता है कि कोई ऐसी लॉटरी है जो अगर नहीं ली तो हाथ से निकल जाएगी। क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करना वर्सेस आईपीओ में इन्वेस्ट करना, अगर आप समझाना चाहें हमारे दर्शकों को। तो एक तो आपने वर्सेस बोला स्टॉक में, विच मीन्स जो ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, और दूसरा एक नया प्रोडक्ट आ रहा है उसमें चॉइस है। बट पहले इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि दोनों फिर भी हम इक्विटी में इनको कैटेगराइज करते हैं और इक्विटी का मतलब रिस्क है। तो सारे इन्वेस्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने में उनको कंफर्टेबल लगता है तभी बात आती है कि कौन सा प्रोडक्ट इन दोनों में से लें। अगर इन्वेस्टर की इतनी ताकत नहीं है कि वो रिस्क ले सके, और रिस्क आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है, इवन आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है सब कुछ एनालाइज करने का। अगर आपके पास इन चीज़ों की कमी है तो आपको इसके तरफ तो जाना नहीं है। अगर है फिर उसके बाद आता है क्या मैं एक पुराना प्रोडक्ट लूँ कि क्या मैं एक नया प्रोडक्ट लूँ। तो हर बार इन्वेस्टर को होता है कोई नई चीज़ लो, जैसा नया फ़ोन लो, नए कपड़े लो, तो नया ही सब कुछ अच्छा लगता है। बट यहाँ पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमें उनकी आज की चमक नहीं देखनी, हमें देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है क्या वो फ्यूचर में भी चमकता रहेगा कि नहीं। उसके लिए हमें एनालाइज करना है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उसकी तो कुछ हिस्ट्री है, उन्होंने हमें बताया है, हम देख रहे हैं प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है कंपनी को, तो हम कुछ हद तक एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जो एक नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में तो हम सिर्फ एक तरह इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी अच्छी चल रही हो इसका मतलब नहीं है कि कंपनी का हर प्रोडक्ट ही अच्छा करेगा। तो नया प्रोडक्ट जो आता है उसमें हमेशा रिस्क ज़्यादा होती है कंपेयर टू द प्रोडक्ट विच इज़ ऑलरेडी इन द मार्केट। तो अगर आप वर्सेस की बात करते हो, एज फार एज डिग्री ऑफ कंफर्ट इज़ ऑलवेज इन अ प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, उसका हम ट्रेंड भी एनालाइज कर सकते हैं। जो नया प्रोडक्ट है वो ज़्यादा रिस्की है। लेकिन क्या रिस्की प्रोडक्ट हमें अवॉइड करना चाहिए? ऐसी बात तो नहीं है। रिस्क हम लेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो रिस्क लेना बहुत अच्छा है अगर आप रिस्क समझ रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपने एनालिसिस अच्छी कर ली है और आपकी एनालिसिस आपको शो कर रही है कि ये जो नया प्रोडक्ट आया है, क्योंकि ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, इससे न कि कंपनी को मुनाफा होगा, क्योंकि कंपनी को मुनाफा होगा आपका शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। ऑलराइट, सो व्हेनेवर वी से आईपीओ, तो प्रॉफिट मार्जिन्स आर
एटलीस्ट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मार्जिन्स वो कई गुना होते हैं कंपेयर टू अ प्रोडक्ट विच इज़ ऑलरेडी इन द मार्केट। तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब प्रतिभा जी समझ में तो आ गया दर्शकों को कि आईपीओ होता क्या है और स्टॉक से उसका डिफरेंस क्या है। तो फ़ायदा कैसे होता है, जैसे कि मैम ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड प्रॉफिट होता है, तो क्या ये लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट हमें मिलेगा और अपना रिस्क कम करने के लिए क्या जैसे ही लिस्ट हुआ इसको बेच दिया जाए और फिर आगे देखा जाए कि कैसा एज अ स्टॉक काम करेगा, फिर हम उसको देखें? देखिए मैम बिल्कुल सही बात कह रही थी कि जो आईपीओ है वो यूजुअली एक नई चीज़ है। एक कंपनी को ज़्यादा फंड्स चाहिए, तो जब आप एक कंपनी में, थोड़ा सा बेस दूंगी आपको आईपीओ पे, कि जब कोई भी कंपनी हम शुरू करते हैं तो एक प्रोप्राइटर फर्म की तरह शुरू करते हैं, उसमें हम अपना पैसा लगाते हैं, तो कुछ लोन ले लिया और आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी फाइनेंस की लिमिटेड होती है, आप एक लिमिट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपने एक किसी और को उसमें पूल इन किया और ग्रेजुअली जब आपका बिजनेस और ग्रो करने लग जाता है तो आपको और पैसों की ज़रूरत होती है। तो जब आप पब्लिक के पास जाते हैं, आईपीओ एक तरीका है अपने आप को एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट से पब्लिक में ट्रांजिशन करने का, और उसका मेजर रीज़न होता है कि आपको ज़्यादा फंडिंग चाहिए, क्योंकि आपको ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, जिसके लिए पैसा चाहिए। अगर ये ऑर्गेनिक रूट या ये रीज़न है कि आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो पोटेंशियल है आईपीओ में, और आप बहुत सारा अगर इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में, उसको होल्ड करते हैं और वो कंपनी आपसे आईपीओ से जो पैसा रेस करती है उसको वाकई में एक्सपेंशन और उसमें लगाती है, तो आप ज़रूरी नहीं कि लिस्टिंग गेंसी से आपको फ़ायदा हो, आपको उस शेयर में इन्वेस्ट करके, उस आईपीओ में इन्वेस्ट करके होल्ड बैक करना चाहिए, और कुछ टाइम तक आप वेट करेंगे तो फंडामेंटल क्योंकि ग्रो करेगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट्स ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैडम ने कहा, कि आईपीओज़ में आपका उनका रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, या आप सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ के जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो उन्होंने बताया है कि हम इसलिए आईपीओ रेस करना चाहते हैं, उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। आपके पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा तरीका नहीं होता है पता करने का, कि क्या पता हो सकता है अपने पुराने डेट को पे करने के लिए वो पैसा रेस कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू, कुछ लॉसेस को ओवरकम करने के लिए कर रहे हैं। तो एक तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है जो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में दिखेगा, एक हिडन ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो ये रिस्क हैं और इसके लिए आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर आप प्रॉपर रिस्क एनालिसिस करें और एक अवेयर जितना भी इंफॉर्मेशन है मार्केट में या उनके प्रोस्पेक्टस में, पब्लिक डोमेन में, उसको आप प्रॉपर रिसर्च करें और कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। जिस सेक्टर को आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए मैं टीचर हूँ तो एडटेक फर्म्स की मुझे नॉलेज होगी, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो वो स्टॉक्स, आईटी में। तो मेरा मानना है कि अगर आप उस रिलेटेड कंपनी में, रादर देन मीडिया हाइप, क्योंकि बहुत मीडिया हाइप भी होता है अराउंड आईपीओ, तो उस हाइप में आकर के ना इन्वेस्ट करें। अगर आप फंडामेंटली कन्विंस्ड हैं उस सेक्टर की, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप प्रॉपर थोड़ा रिसर्च करें, गाइडेंस लें और फिर आप इन्वेस्ट करें। तो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स ही नहीं हो सकते हैं। आई थिंक आप उसको होल्ड बैक करेंगे तो वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा उन शेयर से जो ऑलरेडी लिस्टेड है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट की जो भी एक्सपेक्टेशन से जो एग्जिस्टिंग शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें ऑलरेडी सब इनकॉर्पोरेटेड है, फ्यूचर ग्रोथ भी। तो उसका जो प्राइस है ना, उसमें आपको बहुत इन द सेंस कि आप जिस पे खरीदेंगे वो कहाँ मैक्सिमम जाएगा, उसमें आप ज़्यादा गेन्स नहीं कर सकते। आईपीओ ऑन द अदर हैंड, आप जब सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद जब वो फंडामेंटली कंपनी ग्रो करती है तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। ऑफकोर्स रिस्क हाई है, जैसे मैम ने कहा, क्योंकि पीछे कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप कंपेयर किससे करें? ज़्यादा से ज़्यादा पीयर परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं, कुछ मार्केट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत हाई है। इसीलिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप उस डोमेन में, अगर आईपीओज ऐसे डोमेन में आता है जहां आपको थोड़ा एक्सपर्टीज़ है या थोड़ा नॉलेज है, तो बेटर होगा कि आप वहां इन्वेस्ट करें, वहां ज़्यादा स्कोप है आपके ग्रो करने का। जी, तो प्रकाश जी, आप हमें बताएं एनएफओ के बारे में भी, क्योंकि आपको उनमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और साथ ही किसी को अगर एनएफओ या आईपीओ में करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? क्या कोई डीमैट अकाउंट पहले खोलना पड़ेगा? कैसे करें, कहाँ से करें? ये सब हम दर्शकों को बताएं। जी सोनिया जी, आईपीओ और एनएफओ लगभग, जैसे आपने शुरुआत में आपने बताया कि दोनों लगभग एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट हैं। और आईपीओ चूँकि डायरेक्ट स्टॉक्स का, एक किसी कंपनी के स्टॉक्स जो लिस्ट हो रही है उसे हम आईपीओ बोलते हैं, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। एनएफओ जैसा कि मैडम ने बताया कि न्यू फंड ऑफर्स, तो न्यू फंड ऑफर्स ये म्यूचुअल फंड में यूज़ होते हैं। म्यूचुअल फंड के जो नए फंड लॉन्च होते हैं उन्हें न्यू फंड ऑफर बोलते हैं। तो बेसिकली जब आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो आईपीओ में जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आईपीओ के लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आईपीओ में डीमैट अकाउंट होने के लिए आपको तो किसी भी ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट या तो आपके पास पहले से है, या आप किसी भी, जो इंडिया में बहुत सारे डोमेस्टिक ब्रोकर्स हैं जिसके साथ आप अपना एक
अकाउंट खोल सकते हैं, डीमेट अकाउंट। उस डीमेट अकाउंट के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के प्रोसेस क्या है टेक्निकली, मैडम ने बताया कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। RHP जिसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जो कंपनी के सारे फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स, उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें उसमें कंपनी जो IPO के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन की हुई होती है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसके लिए एक तो आगे कि डीमेट अकाउंट खोलना। डीमेट अकाउंट खोल करके आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसके जो ऑफ़र्स निकलते हैं ये लगभग आजकल 3 दिनों के लिए ओपन रहते हैं IPO के ऑफ़र्स। और IPO के ऑफ़र्स इस 3 दिनों में सब्सक्रिप्शन को आपकी उसकी एक प्राइस बैंड दी जाती है। उस प्राइस बैंड में हर कंपनी अपनी प्राइस बैंड को डिसाइड करती है। उनके जो मर्चेंट बैंक्स हैं उस कंपनी की पूरी एनालिसिस करते हैं। कंपनी एनालिसिस करने के बाद प्राइस बैंड तय करते हैं, वो उस कंपनी के वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग होता है। उस प्राइस बैंड के हिसाब से अब इन्वेस्टर को ये सोचना है कि इस प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस बैंड दी गई है ये वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग है, क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक प्राइस से इस IPO की जो प्राइसिंग है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो ज़्यादा होगी तो इसमें इसका मतलब कि गेन के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। और थोड़े से अगर कम है इंट्रिंसिक प्राइस से इसकी IPO की प्राइसिंग तो गेन के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अब IPO के इसको देख करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब IPO में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक तो बैंक के थ्रू कर सकते हैं। बैंक में ASBA एक फॉर्मेट एक टाइप है जिसको एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ सेबी ने कुछ नए नियम ले आ दिए हैं जिसके थ्रू आप अपने ब्रोकर के थ्रू भी डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू द UPI, और ASBA दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने ब्रोकर के अकाउंट पर भी, ब्रोकर डीमेट अकाउंट पर भी जाकर के आपको ऑप्शन मिल सकता है कि कौन कौन से IPO आजकल चल रहे हैं। उसमें एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो एप्लीकेशन की पूरी डिटेल आ जाएगी कि एप्लीकेशन कब से कब तक ओपन है, लिस्टिंग कब होने वाली है, क्या प्राइस बैंड है, और कितने लॉट्स लगा सकते हैं। आप रिटेलर हैं तो रिटेल कैटेगरी में लगाएंगे, आप HNI कैटेगरी हैं तो HNI में भी 2 सब कैटेगरीज हैं, जो स्मॉल HNIs एंड बिग HNIs। और अगर इंस्टीट्यूशंस हैं तो इंस्टीट्यूशंस तो बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, जैसे कि पेंशन फंड्स हो गए, ये QIBs होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। तो ये सब लोग मिल करके पूरे एक IPO को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद किसी IPO की पूरी प्रोसेसिंग ख़त्म होती है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। IPO को एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, ASB के थ्रू लगा सकते हैं या UPI के थ्रू लगा सकते हैं। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द IPO की जो डेट क्लोज होती है उसके 3 दिन में लिस्टिंग हो जाती है। अब लिस्टिंग पर आप चाहें तो अपनी प्रॉफिट को, लिस्टिंग गेन हो रही है तो आप सेल करके अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको आप रख सकते हैं। अब बात आती है NFO की। तो NFO की बेसिक बातें कर लें कि न्यू फंड ऑफर्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में जब न्यू फंड ऑफर कोई भी फंड आता है तो ये एक फ़ंड होता है, ये किसी कंपनी का स्टॉक नहीं है। इस फंड के अंदर में ये डिपेंड करता है कि ये फंड किस तरह का है, क्या ये स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, या कोई सेक्टोरियल फंड्स है, या कोई थीमेटिक फंड है। तो ये फंड हाउस जब ले आती हैं, जैसे कि अभी इंडिया में 43 फंड हाउसेज हैं, AMC जिनको बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये अपने फंड हाउस ये ज़रूरत के हिसाब से, मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, या मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, उस सेक्टर के अकॉर्डिंग ये नए फंड लॉन्च करते हैं, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या HNIs अपने पैसे को इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। इस NFO में नॉर्मली जो इशू प्राइस होता है वो 10 रुपये के NAV पर अलॉटमेंट होता है, और यहाँ अलॉटमेंट आपकी ऑलमोस्ट हो ही जाती है। IPO में एक चांसेज होते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन पर डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें कि लॉटरी सिस्टम होती है, डिपेंड करता है उसके कि कितनी सब्सक्रिप्शन हुई है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन NFO में क्या है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा, आप कितना एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस होती है, मिनिमम वैल्यू होती है कि कितने अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिस फंड के लिए वो NFO लाया गया है। जी, काफ़ी डिटेल में आपने बताया, और एक बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि करना तो सब चाहते हैं लेकिन रियल प्रोसेस ही पता नहीं होती। तो ये आई एम श्योर हमारे दर्शकों को काफ़ी हेल्प करेगा। मिस भाटिया, जब भी कोई एक IPO आने वाला होता है या NFO आने वाला होता है, हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, सबसे पहला पेज जो कि सबसे महंगा पेज होता है, वहाँ पे इतना बड़ा ऐड आता है,
और ये आने शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले आपकी निगाह वहीं पर जाएगी। आप टीवी खोलेंगे तो वहाँ पर एड्स आ रहे होंगे उसी कंपनी के या उसी ऑफ़र के। आप कहीं और देखेंगे तो इंटरव्यूज़ आ रहे होंगे उसी कंपनी के। मतलब हर चीज़ आप उसी के इर्द गिर्द देखेंगे। इतना ज़्यादा हाइप किया जाता है, उसके बाद वो ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है। तो ये सब चमक दमक देखकर हमारे दर्शक उसमें गलत जगह पर ना फंस जाएं, तो ये कैसे ध्यान रखें? ये मार्केटिंग तो बहुत ज़बरदस्त होती है, दोनों आईपीओ और इवन एनएफओ की। और ज़बरदस्त इसीलिए होती है क्योंकि ये नए प्रोडक्ट्स हैं। आईपीओ भी नया है और एनएफओ भी एक नई चीज़ में, एक नई थीम या एक नए सेक्टर में ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो इन्वेस्ट करेगी। और इस नई चीज़ के बारे में इन्वेस्टर्स को कुछ पता नहीं, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो कैसे अट्रैक्ट करें लोगों को? तो डेफिनेटली बहुत चमक धमक से ही उनको अट्रैक्ट किया जाता है। तो इनके जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं काफ़ी ये लोग इनकर करते हैं। एनएफओ में जितना नया आपका हो प्रोडक्ट उतना वो चार्ज भी हमसे ज़्यादा कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, इवन रफली अबाउट 2.5% एज एक्सपेंस रेशियो उनको चला जा सकता है। जो एग्जिस्टिंग हैं उनके फंड्स जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं उनमें भी पैसा डाल सकती हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि इन ऑल दीज फंड ऑफरिंग्स कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहो आपको मिल जाएगा, बिकॉज आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे रहे हो पैसे, वो आपके बिहाफ पर जगह जगह इन्वेस्ट करेगी। आईपीओ में है जहां आप खुद डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली फिर अनलिमिटेड अमाउंट नहीं होगा, बिकॉज कंपनी भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही बेच रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इक्विटी शेयर डेफिनेटली मिलना चाहिए तो एनएफओ बेटर है, क्योंकि आपको पता है थ्रू द एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको कोई ना कोई इक्विटी ज़रूर मिल जाएगी। हालांकि न्यू फंड ऑफरिंग ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इक्विटी में ही है, वो डेट ऑफरिंग्स भी होती हैं। इसीलिए द इन्वेस्टर हैज़ टू बी केयरफुल। ये फंड ऑफरिंग नया तो है, लेकिन इज इट इन इक्विटी सेगमेंट, इज इन डेट सेगमेंट और इज इट इन हाइब्रिड सेगमेंट, ये सब कुछ देखना। आईपीओ ऑन दी अदर हैंड वो सिर्फ इक्विटी शेयर में है। तो डेफिनेटली ये जो हाइप है, इस हाइप को कम करने के लिए हम कहते हैं लेट अस सी द नंबर्स। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नंबर्स टेल अ स्टोरी। इन्होंने बताया जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हम बोलते हैं, तो उस प्रोस्पेक्टस में एक समरी में कंपनी के मे बी लास्ट 5 years में रेवेन्यू होगा, उसमें प्रॉफिट होगा, उसमें नेट प्रॉफिट भी होगा, उसमें तुम्हारी एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी होंगे। डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट नहीं है वो, क्योंकि अभी तक वो प्राइवेट कंपनी थी, तो बहुत लिमिटेड डेटा देगी, बट फिर भी कुछ न होने से एटलीस्ट वो डेटा तो है जिससे हम एनालाइज करें। बिसाइड्स वो तो फाइनेंशियल नंबर्स है, इस कंपनी के बारे में जस्ट गो ऑन एनी वेबसाइट एंड चेक करिए इनके कस्टमर्स कौन हैं, या क्योंकि आपके अगर कस्टमर्स अच्छे हैं तो आप भी डेफिनेटली आपका रेवेन्यू भी अच्छा होगा। और चेक करिए इस कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर तो नहीं है, कोई रेगुलेटर तो कोई एक्शन लेना नहीं चाहता इनके ऊपर। आई रिमेंबर द पेटीएम आईपीओ फॉर एग्जांपल। पेटीएम एक बहुत बड़ा नाम था, हमने देखा कोविड में हमारे लिए एक लाइफ लाइन थी, लेकिन जब उनका आईपीओ आया तो रेगुलेटर को कई कारण थे उनसे एक तरह नाराज़ होने की। चाहे सिक्योरिटी ब्रीच हो इन द टेक्नोलॉजी दैट दे वर यूजिंग, चाहे वो कुछ कंपटीशन उनका बढ़ रहा था, चाहे वो ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहे थे किसी कार्ड में। तो ये छोटी छोटी नेगेटिव खबरें जो आती हैं इनको ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज कंपनी तो हाईलाइट नहीं करेगी, कंपनी तो चमक धमक दिखाएगी। तो इसीलिए हमें जहाँ से भी हो सकता है, इवन सम पीपल टॉक टू कंपनीज एम्प्लॉयज़
बात करते के देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ का क्या नज़रिया है, या कस्टमर्स, सप्लायर्स, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने से काफ़ी आपको स्टोरी सच्ची आपको पता चलती है, तो एक तरह का ये चमक धमक कम हो जाता है। जी, और ऐसे में प्रतिभा ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे वैल्यू पर लिस्ट तो हुआ, लेकिन उसके बाद वो इतना ज़्यादा गिर जाता है कि अपने लिस्टिंग प्राइस से तो नीचे चला ही जाता है, काफ़ी नीचे चला जाता है, 4-5 साल लग जाते हैं अपने लिस्टिंग प्राइस पर आने में। तो वो जो ट्रैप सिचुएशन है उसमें हमारे दर्शक ना फंसे, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, आप जो बात कर रही हैं और मैडम ने जो पेटीएम का एग्जांपल लिया, एक क्लासिक एग्जांपल है कि पेटीएम के केस में पहले दिन जब वो लिस्ट हुआ तभी 27% का फॉल हो गया। तो जो उनका ऑफर प्राइस था और जो लिस्टिंग प्राइस था, जो क्लोजिंग प्राइस रहा उस दिन का, तो उसमें 27% का डिक्लाइन था, राइट। तो ये इसलिए होता है, और कई बार ज़्यादातर आप देखेंगे हम यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो यूनिकॉर्न्स हैं इनका आप देखेंगे कि वैल्यूएशन किस बेसिस पे हो रहा है आज तक किसी को भी क्लियर नहीं है, किसी को भी क्लियर नहीं है। ज़्यादातर ये होप पे हो रहा है। इनका अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएंगे तो इनके प्रॉफिट अभी तक रेड में ही है, सब नेगेटिव हैं, इनके पास बहुत सारे लोन्स हैं, डेट्स भी हैं, राइट। लेकिन फिर भी इनकी वैल्यूएशंस इतने हाई जाती है। तो अब लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर होप्स के ऊपर कि आने वाला टाइम शायद इसी टेक्नोलॉजी फर्म का है, उनके बिजनेस मॉडल में बिलीव करके लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अब पर्टिकुलरली जो एक फंडामेंटल कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं जिसमें पीछे कोई हिस्ट्री है, पीयर्स हैं, उसके आसपास उस इंडस्ट्री के एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उस इंडस्ट्री में अगर ये कंपनी आ रही है तो उसके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इन सब कंपनी में पीछे का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी इनकम स्टेटमेंट भी अच्छी नहीं है, रेड में है, चल रही है, लॉसेस चल रहे हैं, फिर भी वैल्यूएशंस आए हैं। तो यहाँ आपका ये रिस्क जो है लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग लॉसेस का, लिस्टिंग डे लॉसेस का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस हवा में चल करके आप उसमें इन्वेस्ट कर जाते हैं। तो उसको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, और उसी लिए मैं आपको बोल रही थी कि आप इन सारी मीडिया हाइप या उन सब पे ना जा करके आईपीओ अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर उसी सेक्टर का आईपीओ लीजिए जहां आपको लगता है कि आपको थोड़ी जानकारी है, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपको और ज़्यादा थोड़ी इन डेप्थ जानकारी दे सकते हैं। दूसरा, आप उन आईपीओ को टारगेट कर सकते हैं जो थोड़ा सा श्योर शॉट है, इन द सेंस कि आपको पता है कि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप और ये इसको कोई रोक नहीं सकता, रिसोर्सेज की जो कमी हो रही है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आने वाले टाइम में जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, या जो इस तरीके के सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, या सोलर बेस्ड कंपनीज़ हैं, जो अल्टरनेट फ्यूल बेस्ड कंपनीज़ हैं, वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी डिमांड में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है। तो उसको आप एक थोड़ा सा समझ सकते हैं कि मार्केट या पूरा जो है मूवमेंट उस तरफ जाएगा, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। और कुछ आप एक प्रिकॉशन पॉइंट, जैसे पैनलिस्ट बता रहे थे, मेरे को पैनलिस्ट की जो उनका प्रोस्पेक्टस है, उस प्रोस्पेक्टस में आप ऑब्जेक्टिव देखिए, उन्होंने 8-9 आपको फाइनेंशियल रेशियोज़ दिए होते हैं। तो मुझे नहीं पता आपको आपकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ कितनी है, लेकिन उन सारे रेशियोज़ को आप एनालाइज कर सकते हैं। आप कंपनीज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलवा ले सकते हैं। बहुत डिटेल वाकई में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे डिस्क्लोजर रेगुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो बहुत कम डिस्क्लोज करते हैं। तो पर जितना भी आपको मिलेगा उसमें देखिए कि क्या उनकी जो टॉप लाइन यानी कि सेल्स है, क्या वो पिछले कुछ सालों में ग्रोथ दिखा रही है या स्टैग्नेट हो चुकी है। कस्टमर पे मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि उनके कस्टमर्स कौन हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाती है और आपको दिखता है कि ज़्यादातर उनका सेल्स जो है वो 5-6 कस्टमर से ही आता है, तो उस 5-6 में से एक ने भी बैकआउट किया या कुछ किया तो कंपनी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके रेवेन्यू सोर्सेज जो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। जो कंपनी का प्रमोटर है, आपको प्रोस्पेक्टस में उसका नाम दिया होता है, तो उस प्रमोटर का आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। अब वो क्योंकि आईपीओ है, आपको पीछे की हिस्ट्री नहीं है, तो आपको प्रमोटर ही होता है जिसके विजन पे वो कंपनी चलने वाली है, वो जो पैसा आएगा वो लगने वाला है। तो प्रमोटर का पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अगर वो किसी और भी कंपनी से एंगेज्ड हैं तो उनका आप देख सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया, आप कोई केस देख सकते हैं, कोई पीछे की फाइलिंग तो नहीं है, कोई पीछे डिफ़ॉल्ट्स तो नहीं किए हुए हैं, कोई कोर्ट केसेस तो नहीं है। तो ये कुछ आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं जब आप आईपीओ की तरफ जाते हैं।
जो आप NFO की जब आप बात करती हैं तो NFO में आपको वो भी एक न्यू फंड ऑफर है, तो वो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों हो सकता है। उसमें आपको जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, क्योंकि पीछे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उसके पीछे की जो स्कीम्स आई हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है। जो फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। और प्लस जैसे मैम ने कहा कि आप देख सकते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है ये फंड, ये किस तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रही है, और उसमें आप डेट फंड ले सकती हैं, इक्विटी फंड ले सकती हैं, रिस्क कम करना है तो आप डेट ले सकती हैं। सो ये कुछ तरीके यूज़ करके आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, आप अपने रिस्क को आप कर सकते हैं। रिस्क हमेशा रहेगा, बट वो जैसे कहते हैं जितना ज़्यादा रिस्क होगा रिटर्न भी उतना ज़्यादा होगा। तो NFO और IPO का बेनिफिट यही है कि आप एग्जिस्टिंग के बजाय इसमें क्यों करें, इसमें रिस्क तो ज़्यादा है, इसलिए करें क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जी प्रकाश जी, जैसे हमने कई बार देखा है कि जैसे ही लिस्टिंग होती है तो कुछ शेयर होल्डर्स जो कि बहुत पुराने होते हैं कंपनी के, वो निकल जाते हैं, या तो उनको एक ये वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही लिस्टिंग होगी हमारा तो प्राइस बढ़ जाएगा, हम निकल जाएं। तो वो क्या एक वार्निंग है, उसको ध्यान में रखा जाए? क्योंकि अगर प्रमोटर भी अगर अपना शेयर होल्डिंग कम करता है तो वो भी एक वार्निंग के रूप में लिया जाए क्या? दूसरा ये कि जैसे मैम ने बताया कि ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड होते हैं ये टाइप्स, तो इनके बारे में अगर आप हमें बताना चाहें। देखिए मैम, ये आपने मतलब ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि आपने ये पूछ लिया, नहीं तो कहीं ना कहीं से मैं इसको ज़रूर बताता कि एक तो होता है कि प्रोमोटर अगर अपना स्टेक बेच रहा है तो एक तो पहली बात आ जाती है कि जब IPO की जो लिस्टिंग होने वाली है, यानी लॉन्चिंग होती है, जब कंपनी प्रिपरेशन कर रही है कि IPO लाना है, तो इसके एक तो मेजरली 2 वजह हो सकते हैं। एक तो कंपनी फ्रेश पैसे पब्लिक से लेकर के उस कंपनी को एक्सपेंशन करना चाह रही है, कंपनी को और एक्सपेंड करके बड़े बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना चाह रही है। दूसरा है कि उसमें प्रोमोटर्स ऑलरेडी हैं जिनको अब लग रहा है कि अब मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, या वो अपना अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, तो वो अपना जो पोर्शन है, अपनी शेयर्स जो है वो बेचते हैं। तो जो लिस्टिंग के पहले जब ये प्रिपरेशन होती है, यानी कि जो IPO लाने की जो तैयारी होती है, उसमें 2 चीज़ें मायने रखता है कि इस कंपनी में ऑफ़र फॉर सेल, मतलब ऑफ़र फॉर सेल का मतलब कि प्रोमोटर यानी एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स यानी अपने स्टेक को वो बेच रहे होते हैं, ये ऑफ़र फॉर सेल के कैटेगरी में आ गया। एक होता है कि फ्रेश इशू, कि कंपनी क्या बिल्कुल फ्रेश पैसे पब्लिक से लेना चाह रही है, क्योंकि कंपनी अब पब्लिक कंपनी बनने वाली है प्राइवेट कंपनी से, तो ये फ्रेश इशू आ रहा है। कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने पैसे लेना चाह रहे हैं, यानी कि वो अपने शेयर बेच रहे होते हैं, और कुछ फ्रेश इशू भी लेना होता है। इसके कारण हो सकते हैं कंपनी अपनी कोई डेट क्लियर करना चाह रही है, ये भी हो सकता है कि कंपनी को के ऊपर बहुत सारा लोन है तो वो लोन क्लियर करना चाह रही है, और उसके बाद कंपनी डेट फ्री होना चाह रही है, डेट को कम करना चाह रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि ये देखना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर फ्रेश इशू, ओनली फ्रेश इशू है, यानी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी कुछ बड़ा करना चाह रही है, कंपनी को एक्सपेंशन होना चाह रहा है। अगर फ्रेश इशू नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग अपने स्टेक को बेच रहे हैं, यानी कि उनको क्या ऐसा लग रहा है क्या कि इस कंपनी में अब ग्रोथ नहीं है, तो वो क्यों निकलना चाह रहे हैं, तो उसकी कुछ पर्सनल उनकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट हो। अगर ये, लेकिन ये सब कुछ पब्लिक करना भी पड़ जाता है कि RHP में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स में, या कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर को ये देखना पड़ेगा कि प्रोमोटर्स इससे क्यों निकलना चाह रहे हैं। ये देखने के लिए हमें थोड़ी और एनालिसिस करनी पड़ेगी बिजनेस में, क्या ये सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा है क्या। अगर सेक्टर ग्रोथ कर रहा है तो मे भी हो सकता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनको अपने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर ये ऑफ़र फॉर सेल ज़्यादा है, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना पैसा बेच रहा है, प्रोमोटर्स अपने पैसे शेयर्स अपने बेच रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हमें ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ डेट क्लियर करने के लिए इशू ले आ रही है, यानी कि क्या ये कंपनी में कोई और ग्रोथ दिख रही कि नहीं, तो ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। अब बात आते हैं कि NFO में जो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड की बात होती है। तो क्लोज एंडेड का मतलब ये हो जाता है कि NFO की जो इशू की जो डेट्स होती हैं, जो ओपन पीरियड होता है वो 10 से 15 दिन तक का होता है।
यानी 10 से 15 दिन, जैसे कि आईपीओ से बिल्कुल थोड़ा अलग है। आईपीओ में लगभग 3 से 5 दिन होता है, नॉर्मली 3 डेज़ होता है। तो 10 से 15 दिन में कितने पैसे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो कर देंगे। 15 दिन के बाद वो क्लोज हो जाएगा, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसमें से निकाल सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड तक। तो ये हो गया क्लोज एंडेड, यानी कि एक बार ऑफर ओपन है, ऑफ़र क्लोज होने के बाद ना तो उसमें पैसा डाल सकते हैं और ना ही मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं। ओपन एंडेड में क्या है कि एक बार ऑफ़र आया, ऑफ़र क्लोज होने के बाद फिर से ऑफ़र अगेन मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने जो पैसे से अपने वापस ले सकते हैं, अपने जो म्यूचुअल फंड्स बेच सकते हैं, या कोई नए इन्वेस्टर चाहते हैं कि नहीं मैं एनएफओ में नहीं ले पाया और ये मुझे सेक्टर या पर्टिकुलर कंपनी या एसआईडी जो एक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है जो सभी म्यूचुअल फंड्स या एनएफओ के स्कीम के लिए होता है, तो एसआईडी को देख करके उनको लगा कि नहीं ये कंपनी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाह रही है, इस एनएफओ में जो पैसे लग रहे हैं अच्छे सेक्टर्स में लग रहे हैं। इसके जो पोर्टफोलियो फॉर्म हो जाता है आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ एनएफओ, तो पोर्टफोलियो को देख करके भी हमें लगता है कि मुझे इसमें और अच्छा लग रहा है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया भी जा सकता है और फ्रेश इन्वेस्टर भी उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड को इस तरह से हम देख सकते हैं। जी मिस भाटिया, ऑफर फॉर सेल की बात की सर ने, तो मुझे उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया कि अभी पीछे नाम लेना पड़ेगा अब उस कंपनी का, टाटा टेक का आया था, तो उसमें भी ऑफर फॉर सेल था, लेकिन वो आईपीओ जैसे ही आया उसके बाद तो मतलब उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया और उसने माला माल कर दिया लोगों को। तो यहाँ पर तो ये जिन्होंने बेचा होगा उनको बल्कि लग रहा होगा कि अरे मैंने क्यों बेच दिया। एक तो टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो आजकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स बड़ा बूमिंग सेक्टर है। सब जगह टेक्नोलॉजी चाहिए, ओके, इवन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसीलिए टेक स्टॉक्स आर डूइंग गुड, है ना। तो ये आईपीओ, एनएफओ, दे ऑल डू गुड जबकि बूम टाइम हो स्टॉक मार्केट्स में। जब स्टॉक मार्केट्स में बूम टाइम नहीं है देन डेफिनेटली दे आर नॉट अट्रैक्टिव। और दूसरा, जब ये ऑफर फॉर सेल की बात होती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ प्रोमोटर्स ही बेच रहे हैं, राइट। जो प्राइवेट कंपनी जब होती है, प्रोमोटर्स अपना पैसा डालते हैं डेफिनेटली, बट काफ़ी ज़्यादा पैसा वो जो हम कहते हैं प्राइवेट इक्विटी से लेते हैं, पब्लिक में वो नहीं ले रहे, बट देयर मे बी जस्ट 1 or 2 बिग इन्वेस्टर्स जो काफ़ी पैसा इनमें डालते हैं। अब वो क्यों पैसा डालेंगे, ये कंपनी बिल्कुल नहीं है, पता नहीं ये सक्सेसफुल होगी भी कि नहीं। अगर वो पैसा डाल रहे हैं तो वो काफ़ी रिस्क ले रहे हैं, बट ऑफ कोर्स उनको भी थोड़ी तसल्ली है कि ये कंपनी अभी बहुत छोटी है, इसको हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे अंटिल इट्स ग्रोथ स्टेज, फिर जब ये बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली धमाका करेगी मार्केट में। तो उन्होंने पैसा डाला हुआ है तो उनको भी अपना पैसा वापस तो लेना है ना। अगर उन्होंने लोन दिया है तो यस, वो लोन आप ले सकते हो वापस, लेकिन उन्होंने लोन नहीं दिया, उन्होंने इक्विटी दी है ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिले। तो जब उस कंपनी को वो इस स्टेज तक ले आए कि ये अब बड़ी हो गई है और इनके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स जनरेट करने लगी है, देन ये इन्वेस्टर्स को अगर वो अपने शेयर्स अब बेच दें तो डेफिनेटली मार्केट प्राइस अब ज़्यादा है कंपेयर टू जब वो एंट्री उन्होंने करी थी, तो उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा एंड वो बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकलते हैं, अब अपने पैसे से वो क्या करेंगे, कोई और बिग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जहाँ पर उनको 300-400 गुना प्रॉफिट मिल जाए। यहाँ तो जितना कमाना था कमा लिया। तो ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है व्हाट आई वाज सेइंग ओएफएस, क्योंकि अगर ओएफएस हुआ नहीं तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स अपना पैसा कैसे निकालेंगे। अगर वो निकाल नहीं पाए तो कोई डालेगा ही नहीं। सो दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द पीपल। तो टाटा टेक में भी इवन दो पीपल, द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनको लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक आउट आवर मनी एंड पुट इन अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, सो दैट मीन्स इट हमेशा ये इसको नेगेटिव ना लिया जाए, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। मैम, आपने यूनिकॉर्न की बात की थी, तो अगर हम आईपीओज़ में
स्टार्टअप्स वर्सेस लार्ज कैप कंपनीज को देखें तो अब जैसे यूनिकॉर्न्स में या फिर अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं संशय होता है। ये लगता है कि पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन बड़े ब्रांड हैं तो एक तरह की गारंटी बन जाती है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी हमारे दर्शकों को कि क्या किया जाए, स्टार्टअप्स में भरोसा रखा जाए अच्छा उनकी इंडस्ट्री देखकर और उनकी पोटेंशियल देखकर, फ्यूचर पोटेंशियल, या सिर्फ ब्रांड पर ही देखा जाए? देखिए, जो स्टार्टअप्स आते हैं या जैसे टेक्नोलॉजी फर्म है, ये सारे प्राइवेट इक्विटी की हम बात कर रहे थे, तो ज़्यादातर आप स्टार्टअप्स में देखेंगे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बहुत हाई होते हैं। वो रिस्क पोटेंशियल लेते हैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का, और वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एक कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं डालेंगे तो इन स्टार्टअप्स को मौका कैसे मिलेगा यूनिकॉर्न बनने का, और यूनिकॉर्न बनने के बाद एक पब्लिक कंपनी बनने का, IPO लाने का। लेकिन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का एक एंगल ये भी है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स नहीं हैं। वो आपकी कंपनी में या स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं सिर्फ वैल्यूएशन से कमाने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो अभी आपकी एक स्टार्टअप कंपनी है तो वो आपकी इक्विटी बहुत चीपली खरीदेंगे, और इसके बाद जब आप IPO लेकर आएंगे और आप उस पैसे को लगा के ग्रो करेंगे, जब आपका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा और एक प्रीमियम पे आप IPO लेकर आएंगे, तो जैसे आपने कहा आप निकल जाएंगे जब उसका एक वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का भी एक रोल होता है इस वैल्यूएशन का, और ये मीडिया हाइप की जो हम बात कर रहे थे इसको बनाने में, क्योंकि वो एग्जिट करना चाहते हैं एक हाई वैल्यूएशन पे। उनको कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अंडर वैल्यूड को एक ओवर वैल्यूड तक ले जाके और उसका डिफरेंशियल कमा के निकल जाना चाहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो मेरे हिसाब से वो भी एक रिस्क फैक्टर है। प्रमोटर ने अपना कितना लगाया हुआ है कंपनी में, वो भी एक आपको एक इंसाइट देता है कि कितना कमिटमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। आपका क्वेश्चन अगर आप एक बार रिपीट करें हम कि स्टार्टअप वर्सेस लार्ज कंपनी। हाँ, सो स्टार्टअप वर्सेस लार्ज कंपनी में वही डिफरेंस है कि आप जब एक स्टार्टअप में लगाती हैं तो आपका लेग रूम ग्रो करने का बहुत हाई है ना। आपके पास नए मार्केट में जाने का, नए लॉन्च करने का, नया कस्टमर एक्वायर करने का पोटेंशियल बहुत हाई है। जो एग्जिस्टिंग एक कंपनी है या बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ऑलरेडी ब्रांड का एक प्रीमियम है जिसके लिए आप पैसा देती हैं। तो आप स्टार्टअप का क्योंकि वो ब्रांड नहीं है तो आप उसमें चाहे कितना भी पोटेंशियल हो, आपको एक अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल जाता है। लेकिन जब ऑलरेडी एक वो ब्रांड बन चुका है तो उस ब्रांड का प्रीमियम आपसे वो चार्ज करेंगे। तो फ़ायदा अगर आपको चूज़ करना है बिटवीन द टू, आपको फ़ायदा ज़्यादा देगा एक स्टार्टअप में, लेकिन आपका रिस्क भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है रिस्क और रिटर्न के बीच में। ब्रांड में आप जाएंगी तो आपका रिटर्न भी कम हो जाता है, रिस्क रिलेटिवली कम हो जाता है। इसीलिए देखिए दोबारा मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टअप आपको रिटर्न ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स को, और जिसका रिस्क एपिटाइट हाई है, वो उसमें जा सकते हैं। स्टार्टअप उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी, इन केस आपका रिस्क एपिटाइट हाई है, आपके पास कॉर्पस अच्छा है, आप वो रिस्क बेयर कर सकते हैं। बट प्रोवाइडेड इवन आपके पास अगर पैसा है, रिस्क बेयर कर सकते हैं, तो पैसे को आप अंधाधुंध तो लगाएंगे नहीं। तो उस स्टार्टअप में जैसा कहा, आप मार्केट ट्रेंड्स देखिए, उस इंडस्ट्री का फंडामेंटल देखिए, वो प्रमोटर का बैकग्राउंड देखिए, ग्रोथ पोटेंशियल देखिए। अगर वो कंपनी एक नहीं है पर क्या कोई और कंपनी उसी सेम बिजनेस में ऑलरेडी लिस्टेड है तो उसका परफॉर्मेंस देखिए, उसके फाइनेंशियल्स देखिए। तो प्रॉपर रिसर्च करके अगर आप इन्वेस्ट करें तो स्टार्टअप आपको जो रिटर्न्स देगी वो एग्जिस्टिंग ब्रांड नहीं देगी। जी, तो प्रकाश जी, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास इतना प्रमोशन के लिए पैसा होता ही नहीं, तो उन कंपनियों के बारे में क्या धारणा रखी जाए? SME IPOs की अगर हम बात करें, या फिर जैसे अगर आपके किसी दोस्त ने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया किसी IPO में, तो आपको लगता है सारे IPO में शायद ऐसे ही होता होगा। उन चीज़ों का भी डूज एंड डोंट्स अगर हम देखें तो देखिए, छोटी कंपनियां जैसे आपने बताया कि SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो कंपनीज होती हैं, इनके लिए भी प्रावधान है कि ये भी अपने शेयर लिस्ट करा सकते हैं और ये भी पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। इनके लिए कुछ लेवरेजेस भी हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर सेबी के रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं और इनको कुछ छूट दी जाती है कि ये अपने एक्सचेंज के ही बहुत सारे नॉर्म्स में ही ये लिस्टिंग हो जाती है। जैसे अब अपने इंडिया के बड़े एक्सचेंज हैं NSE एंड BSE, तो NSE BSE के ही जो नॉर्म्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस ये उनके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो रेगुलर जैसे ये बोलते हैं कि नॉर्मल IPO जो आते हैं उनमें इनमें ये डिफरेंस हो जाता है, उनको ज़्यादा कॉम्प्लायंसेज को कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो SMEs के लिए कम पैसे, इनकी टर्नओवर बहुत कम है,
25 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में भी है तो ये भी आईपीओ ला सकते हैं। और इनकी लेकिन आईपीओ में ये हो जाता है कि इनके लिए लॉट साइजेस थोड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन आम पब्लिक के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सी एक दिक्कत भी आ जाती है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स कम आते हैं तो लिक्विडिटी कम आती है। तो लिक्विडिटी की जहाँ तक बात आती है कि लिस्टिंग के बाद चाहे वो नॉर्मल आईपीओ, नॉर्मल कंपनी की जो आईपीओ आते हैं और जो इनकी आईपीओ, उनकी प्राइस की जो लॉट साइजेज होते हैं नॉर्मली 10,000 से 15,000 तक की एक लॉट की साइजिंग बनाई जाती है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएँ। और एसएमई आईपीओ में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का एक लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्योंकि इनकी साइजिंग बहुत छोटी है तो इसमें लिक्विडिटी कम आती है, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स इसमें कम आते हैं, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कम आती है, तो ये थोड़ा सा एक रिस्क भी रहता है। लेकिन जैसा कि प्रतिभा मैडम ने बताया कि जितनी छोटी कंपनी होगी उसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हम स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनीज़ की बात करते हैं, स्मॉल कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं, तो लार्ज कैप में एक रिस्क कम हो जाता है लेकिन रिटर्न कंपैरेटिवली भी थोड़ा सा कम रहता है। इसी तरह स्मॉल कैप में भी यानी ये एसएमई आईपीओ भी छोटी कंपनी है, इनके ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होगा, तो चांसेज इनके लिए भी है और इनको भी मौका मिलता है। जी मिस भाटिया, मैं आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आपको क्या लगता है हमारे दर्शक जो हैं वो आईपीओ में, एनएफओ में इन्वेस्ट करें, उनको मुनाफा होगा, या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो रखना चाहें और मुनाफा करके ही निकलना चाहें। अगर कुछ यंगस्टर्स देख रहे हों, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा रिसर्च कई बार नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कोई बात नहीं, थोड़े से ही तो पैसे हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो फिर भी बहुत सोच समझ के ही अपना पैसा डालना चाहते हैं, तो उन सब के लिए अगर आप सम अप करना चाहें कुछ। यही कि दोनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, दोनों इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं। और इक्विटी मतलब आप एक तरह कुछ हद तक ओनरशिप सीख कर रहे हो। अब अगर मैं किसी चीज़ को ओनरशिप सीख कर रही हूँ तो वो चीज़ डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए और मैं जल्दी उसको छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैं ओनर उसका बनना चाहती हूँ। अगर मैं ओनर नहीं बनना चाहती देन इट्स ओके, ऑलराइट, तब मुझे लॉन्ग टर्म रखना ही नहीं है। एंड ओनर बाय डेफिनेशन वो काफ़ी देर तक रखना चाहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दोनों में जब आप एंटर करते हो तो जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ कि तुम ओनर बन रहे हो। एज एन ओनर तुम्हें इसको बड़ा होने की टाइम भी देना है, अपना कहते ना खून पसीना भी देना है, ऑलराइट, एंड देयरफॉर ये सब लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। लिस्टिंग गेन आपने कहा वो एक अट्रैक्शन रहता है, मुझे पता है काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं आईपीओस वगैरह में ताकि लिस्टिंग गेन हो जाए, बट जैसे आप ही ने कहा कि कई आईपीओस मतलब वो सक्सेस पर आते ही नहीं हैं। यू नो समटाइम्स इवन एज हाई एज 70% आईपीओस फेलिंग। हमें तो बस उन कंपनीज़ के नाम पता है जो कि सक्सेसफुल रहती हैं, बट जो सक्सेसफुल नहीं हुई, जिनका या इवन पेटीएम का हमने एग्जाम्पल लिया, हम उसकी बात करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ी कंपनी थी और सब उसकी बात कर रहे थे। बट कई कंपनीज़ होती हैं जो हम उनकी बात नहीं करते, वो फेल होती हैं, हमें पता नहीं। बट 70% एंड अबव आईपीओज आर फेलिंग एंड वो रिस्क है। और वो रिस्क सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो कंपनी अच्छी नहीं, कई बार कंपनी अच्छी होती है लेकिन वो किस प्राइस पर लिस्ट हो रही है। यू नो जैसे इन्होंने बताया कि हर इन्वेस्टर को बताना है कि वो जो प्राइस बैंड डिक्लेयर किया गया है, जैसे प्राइस बैंड कैन बी 70 to 95, तो हर इन्वेस्टर को बताना है कि मैं 70 रुपये पर ख़रीदना चाहता हूँ, कि मैं 95 पर ख़रीदना चाहता हूँ, और एनी प्राइस इन बिटवीन। अब क्या है ना, मोस्ट इन्वेस्टर्स नीचे वाला चूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता है, 70 पर हमें सस्ती मिल जाएगी, लेकिन सब 70 पर लेना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको जो अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई वो भी कम हो जाएगी। तो आपने अप्लाई किया हुआ 70 पर, लेकिन आपको कोई भी शेयर अलॉट नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कम से कम एक लॉट तो अलॉट हो, तो वो हाई प्राइस पॉइंट पर लेना होगा। और ये प्राइस पॉइंट कैसे
आई मीन इवन जो प्राइस रेंज डिक्लेयर की जाती है, कैसे की जाती है, कंपनी हर इन्वेस्टर से पूछती है, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसको हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, कि वो बताएं कि क्योंकि नई चीज़ है ना, हमें पता ही नहीं इसका वैल्यू कितना है मार्केट में, तो सब अपनी अलग अलग बताते हैं, इस प्राइस पर मैं इतने शेयर्स लेने को तैयार हूँ, एंड सो ऑन। डिफरेंट लोग डिफरेंट प्राइसेस बताते हैं, फिर देखा जाता है भी कौन सा प्राइस है जिस पर मैक्सिमम बिडिंग आ रही है। तो कई बार मैं यही कहना चाहती थी कि वो जो प्राइस पॉइंट डिटर्मिन किया जाता है, कई बार वो ही गलत होता है, बहुत ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, जिसकी वजह से आईपीओ फेल हो गया। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि कंपनी फेल हो गई है। तो इन्वेस्टर्स को दोनों पर ध्यान देना है, कंपनी किस तरह की है और जो प्राइस बैंड दिया गया है, इज़ दैट समथिंग जो कि इन्वेस्टर थिंक्स इट इज़ अ सस्टेनेबल वन। गिरता इसीलिए है क्योंकि आपने प्राइस बैंड को बहुत ऊपर रखा हुआ है, थिंकिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज़ वेरी हाई। तो ये दोनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जी, तो आप प्रतिभा कुछ ऐड करना चाहेंगी वैल्यूएशन के मामले में? जैसे मैम ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और साथ ही अगर हम वॉरेन बुफे की बात करें तो वो कहते हैं कि आईपीओ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले कंपनी को देख लो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके बाद कर लो, जितना आपको पैसा डालना है डाल लो। तो उनकी जो बात है कि इट्स आईपीओ का मतलब है इट्स प्रॉबेबली ओवर प्राइस्ड, ये वाली भी एक बात आती है। तो अगर आप वो एक्सप्लेन करना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, जब आईपीओ आने वाला होता है तो आपको प्राइस बैंड बताना होता है प्रोस्पेक्टस में, और एक इन्वेस्टर जो प्राइस बैंड बेसिकली एक प्राइस का रेंज होता है, तो उसमें एक फ्लोर प्राइस है जो नीचे वाला है और एक ऊपर वाला प्राइस है, और जब आप बिड करेंगे, एप्लीकेशन देंगे सब्सक्रिप्शन का, तो आपको उसी में से एक प्राइस उस रेंज के अंदर ही कोट करना होता है। तो अब आपको लिस्टिंग गेन्स होगा, लिस्टिंग डे गेन्स होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि जो आपने जिस प्राइस पे भी आपको अलॉट हुआ है वो लिस्टिंग डे में वो किस प्राइस पे लिस्ट होता है। तो जो रिस्क फैक्टर है लिस्टिंग गेन्स या लॉसेस, वो तो वहीं पे हो जाता है। अगर ये जो जैसे मैम कह रही हैं कि जो ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये आईपीओ कंपनीज एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करती हैं, उसमें मैसिव वैल्यूएशन एक्सरसाइज होता है और एक रेंज पे हम आते हैं कि ये रेंज होना चाहिए। लेकिन कोई भी कंपनी हमेशा ओवर वैल्यू ही करती होगी, कभी भी अपना रियल या उससे कम तो नहीं करती। राइट, तो उसमें एक जो चेक है, एक तो सेबी वॉचडॉग है, उसमें एक जो एक चेक ये रहता है कि अगर आपका वो प्राइस रेंज अट्रैक्टिव नहीं है, वो एक्सेप्टेंस भी तो होना चाहिए ना, तो आपका आईपीओ ही फेल हो जाएगा। तो ये एक चेक रहता है कंपनीज जब वो, अदरवाइज तो सभी चाहेंगे कि मैं अपना हाई से हाई प्राइस बैंड दूं, लेकिन उसमें मतलब एक रिस्क फैक्टर कंपनीज के लिए ये होता है कि अगर मैं बहुत हाई रेंज दे दूं और वो परसेप्शन के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल ना हो, तो लोग अप्लाई नहीं करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, एप्लीकेशंस ही नहीं आएंगी और वो अंडर सब्सक्राइब जाएगा और फेल्ड आईपीओ हो जाएगा। और आपने मार्केटिंग में और इसमें इतना पैसा लगाया है, तो आप 1.5 साल पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं अगर आपको आईपीओ लाना है, तो उस रिस्क की वजह, वो भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से बहुत एग्जॉर्बिटेंट आपको मार्केट परसेप्शन, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी भी देखनी होती है। और इसीलिए आप ये हाइप क्रिएट करते हैं कि जब आप एक ओवर वैल्यूड प्राइस बैंड भी दें तो लोग एक्सेप्ट कर लें। ये सारा हाइप इसीलिए होता है कि धीरे धीरे आप परसेप्शन बना दीजिए कि इसका वैल्यू जो है वो एक्चुअली में इतना हाई है। सो अब इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा जो प्रिकॉशन पॉइंट है वो यही है, जो जैसे वॉरेन बुफे भी कहते हैं कि शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन एन अंडर वैल्यूड एसेट। तो अगर ये प्राइस बैंड आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से, रिस्पेक्टिव ऑफ कि मीडिया क्या बोल रही है, पेपर आर्टिकल्स में क्या आ रहा है, इंटरव्यूज़ में क्या आ रहा है, अगर आपको ये प्राइस रेंज जो है एक्सेप्टेबल नहीं लगती आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, तो आपको वो नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए। तो ये प्राइस बैंड की जो ये वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन से आपको बहुत कॉशन लेना चाहिए। और वाकई में अगर आपको चाहिए कि अलॉटमेंट हो ही जाए, सपोजिंगली आपका एनालिसिस भी ठीक है, आपको लगता है कि प्राइस बैंड ठीक है, फेयरली प्राइस्ड है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको अलॉट हो जाए। जैसे मैम कह रहे थे कि अगर आप जब वो बिड्स आती हैं उसमें वो देखते हैं कि हाईएस्ट प्राइस पे वो कौन सा है जिस पे हमारा सारा इशू साइज़ हम अलॉट कर सकेंगे। तो उस केस में हो सकता है कि आपने उस ऑफर प्राइस जो फाइनल प्राइस है उससे नीचे प्राइस पे बिड किया है तो आपको ना मिले। तो अगर आपको चाहिए कि अलॉटमेंट श्योर शॉर्ट चाहिए, एनएफओ में ऐसा नहीं है, एनएफओ में आपको यूनिट्स मिल जाएंगे एज फार एज, है ना। सो अगर आपको श्योर शॉर्ट अलॉटमेंट चाहिए तो आप एनएफओ पे जा सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ उतनी नहीं है, जैसे आप यंगस्टर्स की बात कर रही थी, तो आप
बेटर होगा कि एनएफओ से स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ पे आप इक्विटी पोर्टफोलियो में, डेट पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कि कैसे ये परफॉर्म करते हैं। और वहाँ पे एक फंड मैनेजर है जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, तो वो आपको ज़्यादा एडवाइस कर सकता है, वो पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता है। तो आप अगर बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उतनी फिनेंशियल एक्सपर्टीज़ आपकी नहीं है, तो शुरू में आप आईपीओ की बजाय एनएफओ से स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप शिफ्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स आईपीओ। जी, तो प्रकाश जी, ये जो टाइमिंग होती है, अगर बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं तो उसका मतलब एक बुलिश मार्केट है, इसी वजह से बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो क्या ये एक ट्रेंड माना जाए? और दूसरा, जैसे मैम ने बोला कि एनएफओ में अप्लाई करो, शॉर्ट भी हो जाएगा आपका अलॉटमेंट और सेफ भी रहेगा। तो जैसे स्किन इन द गेम वाली जो बात है, हमने देखा कि जो आईपीओज हैं उसमें तो ठीक है, प्रोमोटर्स की भी उसमें इम्पोर्टेंस है कि उनका कितना शेयर होल्डिंग और उन ग्रो जितना करेगा उनको भी फ़ायदा होगा। एनएफओ में किसको फ़ायदा होता है? मतलब हम कैसे देखें कि किसी की स्किन इन द गेम है कि नहीं? देखिए, मैं दोनों चीज़ों को कवर करता हूँ कि जैसे आपने कि क्या ये बुल रन चल रहा है। कोई भी कंपनी, कभी भी कोई कंपनी अपने सौदे को घाटे का सौदा नहीं बनाना चाहती है। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि कभी भी जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा आती है, यानी कि आपने जैसे कहा कि इसको बुल रन से देखा जा सकता है, तो जब किसी चीज़ की एक ट्रेंड चल रही होती है कि लोग खरीदार बहुत मार्केट में पैसा लगाने के लिए बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि आईपीओ बहुत सारे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आईपीओ में पैसा लगा दो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोविड के बाद मार्केट बहुत तेज़ बुल रन में चल रहा है, बीच में ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन जो मार्केट की होती आ रही हैं, तो ये एक ट्रेंड होता है। और हर कंपनी चाहती है कि अपने आईपीओ को ऐसे ट्रेंड में ले आएँ जब अब गिरते हुए मार्केट ट्रेंड में, यानी बेयरिश मार्केट ट्रेंड में कोई भी कंपनी आईपीओ लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसकी सब्सक्रिप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिस्टिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत अच्छी लिस्टिंग ना हो या सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छे तरीके से ना हो, उसकी वैल्यूएशंस भी अंडर वैल्यूड आएंगी। तो इस तरीके से ये जो ट्रेंड है, ये आईपीओ की जब भी कोई मार्केट में बुलिश ट्रेंड आता है, और यही सेम पैटर्न यहाँ एनएफओ में भी चलता है। मैं आजकल की ही आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आजकल सेक्टोरियल एनएफओज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सेक्टोरियल एनएफओज का मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर में बहुत सारे सेक्टर्स के, जैसे एक तो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज मिड कैप, ऐसे नॉर्मली। लेकिन किसी सेक्टोरियल या किसी थीमेटिक फंड्स की बात करें, जैसे एनर्जी फंड्स हो गए, ऑटोमोटिव फंड्स हो गए या फार्मा फंड्स हो गए, तो ये फंड्स ये किसी मार्केट के ट्रेंड को देख करके कि डिमांड किस चीज़ की है। जैसे अभी डिफेंस की है बात आ गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत बढ़ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक फ़ंड लॉन्च हो जाता है। ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारे अभी, क्योंकि हमें ये पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी इंडिया में, हम वर्ल्ड में बहुत पीछे हैं कि ऑटोमोबाइल में जैसे कि रोड्स बन रहे हैं, और हर एक इन्वेस्टर चाहता है या कोई नॉर्मल इन्वेस्टर है जो चाहता है कि हमारे पास भी गाड़ी हो। तो ये क्या है, तो कंपनी इन चीज़ों को एनालिसिस करती हैं, देखती हैं कि डिमांड किस चीज़ की है, तो डिमांड देखते हुए उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सेक्टोरियल फंड्स भी लाते हैं। नॉर्मल फंड्स तो आते ही आते हैं। तो ये जो एनएफओज हैं ये भी ट्रेंड देख करके लाए जाते हैं, और ये भी ऐसा नहीं है कि ट्रेंड है ही नहीं और हम फंड लॉन्च कर दिए, सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया। तो ऐसे में कई बार हो सकता है कि एनएफओ की सब्सक्रिप्शन एक लिमिट तक नहीं आई, तो एनएफओ रिवर्ट कर लिए जाते हैं, और जिन इन्वेस्टर ने पैसे सब्सक्रिप्शन दिए होते हैं उनके सब्सक्रिप्शन वैल्यू वापस कर दी जाती है। तो मिनिमम भी कोई सब्सक्राइबर होते हैं क्या? इतने होंगे तो ही ये फंड लॉन्च होगा? कुछ एक मिनिमम अमाउंट लिमिटेशन होती है कि इतने अमाउंट का कम से कम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अब और रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक साइज दी जाती है। नॉर्मली 5000 का एक इनिशियल वैल्यू कम से कम एनएफओ में आपको लेना होगा। अब एनएफओ जैसे प्रतिभा मैडम ने बताया कि किसी को अगर आईपीओ में लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, रिस्क है, तो आप एनएफओ के थ्रू जा सकते हैं। एनएफओ भी एक नई इक्विटी फंड है या डेट फंड है या हाइब्रिड फंड हो सकता है। तो नए फंड में आपको आना है, तो नए में वहाँ भी आपके पास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपको जैसे कि स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे कि उसमें कहाँ किस सेक्टर के लिए पैसे लगाए जा रहे हैं, क्या वो आपको इतना सूटेबल है कि मुझे भी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है क्या इस सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर में तो बूम ही नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब से कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन की जो कंपनीज़ थी उन्होंने बहुत बूम किया, लेकिन आजकल ऑनलाइन कंपनीज बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, उनकी कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। तो ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के ऐसे कोई कंपनी आती है
और अगर वो अपने IPOs ला रही है या इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट आप किसी इन्वेस्टर को उस कंपनी में करना है, तो उन्हें ये देखना है कि ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी में पैसा आप लगाएं, अपॉर्चुनिटी में पैसा बन गया तो निकलना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म, नॉर्मली ये कहा जाता है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, आप जितना लॉन्ग टर्म बने रहेंगे आपको पैसा उतना आएगा। तो ये IPO में आपको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। NFO में क्या है कि फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है, उस NFO के, उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि उस फंड के अंदर में जो बंच ऑफ स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स अगर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो इंटरनली वो रिप्लेस कर देते हैं, और वो उनके जो फैक्ट शीट होती है, जो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है उस फंड हाउस का, जो फैक्ट शीट में जितने भी उनके फंड्स लिस्टेड होते हैं, फंड्स मार्केट में हैं, उनकी पूरी डिटेल्स, पूरी पोर्टफोलियो, कौन फंड मैनेजर है, कितनी इनके एक्सपेंस रेशियो है, किस किस टाइप के फंड्स हैं, कितना साइज़ है इनका, AUM साइज़ कितना है, एवरेज AUM कितना है, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो ये सब कुछ क्लैरिटी बिल्कुल सेबी के रेगुलेशंस हैं कि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है इस समय मार्केट में, और म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी स्टॉक मार्केट से कुछ और भी ज़्यादा है कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास उसको पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल, वो चाहे तो एक एक चीज़ देख सकता है कि मैंने पैसे लगाए हैं, कहाँ कहाँ लगाए हैं जी। तो इस तरीके से ये सारा कुछ देखने के बाद हमें इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इतनी डिटेल में जानकारी देने के लिए। और ख़ासकर अब तो ये नई चर्चा एक तरह से हो गई है कि जो सेविंग्स हैं वो FNO में लुटी जा रही हैं, तो उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, उनको मतलब ख़त्म ना किया जाए। तो आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि जो आपका पैसा है, जो गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको ऐसी जगह पर लगाएं। लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह लगाएं जहां पे आपको पता है कि अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और आप तीनों की बात सुनकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि NFO इज़ अ बेटर ऑप्शन, कम से कम रिस्क को देखते हुए, कि क्योंकि जितना पैसा आप लगाएंगे NFO में, कम से कम उससे ज़्यादा ही शायद आपको वापस मिलेगा। ऐसा ना हो IPO में जितना आपने लगाया उससे कम ही हो जाए, बहुत लंबा समय आपको इंतज़ार करना पड़ जाए। नहीं तो अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आप ठोक पीट के, जैसा कि मैं कहती हूँ कि ठोक पीट के ही अपना पैसा लगाइए, अगर वो करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।